स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैम के एन पर। आज की वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये टॉपिक आपका बीएससी 6 सेमेस्टर पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। और ये आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हो केमिस्ट्री के लिए, तो वहां पर भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आप कैम के एन ए के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इजीली। और बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन भी आसानी से ले सकते हैं नई वीडियोस की। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसिड्स have much higher boiling point than isomeric esters because, देखिए एसिड्स, और अगर आप एस्टर की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं RCOOH और एस्टर जो होते हैं RCOOR। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो एसिड और एस्टर को। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं पर OH होगा, OH बॉन्ड होगा, तो वो दूसरे या वाटर में या जो अपने मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वो कैपेबल होता है। तो RCOH में OH बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है। और ये डाइमरिक फॉर्म में मिलता है, देखो इस तरह से मिल जाता है आपको। एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल आप इस तरह से लिख सकते हो RCOOH। ठीक है, तो इसमें जो H पॉजिटिव रहेगा और O नेगेटिव रहेगा तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अट्रैक्शन फोर्सेस से। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि डाइमेरिक फॉर्म में आ जाएगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिर ज्यादा होगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में है एसिड्स फॉर्म डाइमर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यही हमने देखा, देखो अभी तो आंसर तो यही हो गया इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा एसिड आर वोलेटाइल इन स्टीम, तो वोलेटाइल तो नहीं होंगे भाई, वोलेटाइल होंगे तो फिर स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी। एस्टर्स आर नॉन वोलेटाइल। ठीक है, एस्टर नॉन वोलेटाइल है, सही है। एसिड कैन आयनाइज टू गिव प्रोटॉन इन एक्वा सॉल्यूशन, बट आपको देखना है कि इसमें राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है कि ये एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। आपको पूछना क्या चाह रहा है, आपको उस पर ध्यान देना है ना। पूछना ही चाह रहा है कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। तो ज्यादा किसकी वजह से है, क्योंकि एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमेरिक फॉर्म में आ जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैव द लोवेस्ट pKa वैल्यू। अच्छा ये देखिए क्या होता है pKa वैल्यू। pKa वैल्यू जो हो गया इसका लीजिए आप पावर ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो Ka होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के, है ना। समझ लीजिएगा यहाँ से, यानी कि जितना ज्यादा कोई एसिडिक होगा या जितनी जल्दी आयनाइज होगा एसिड, जितनी जल्दी आयनाइज होगा या जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा, उतना ही ज्यादा उसकी Ka वैल्यू होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी जितना जल्दी H पॉजिटिव देगा, तो उतना ही ज्यादा उसकी Ka वैल्यू होगी। और pKa वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Ka वैल्यू की। तो समझ आ गया होगा आपको, Ka वैल्यू अगर ज्यादा है तो pK वैल्यू वहां पर कम होगी। तो हमें समझना कि अगर जो ज्यादा एसिडिक है उसकी Ka वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन pK वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, चलो कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है, ठीक है, AH पॉजिटिव कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव देते हैं और रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होती है, तो सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सब में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, वो तो क्लियर है हमें। लेकिन हमें देखना है कि बाकी जो दूसरे एटम या ग्रुप जुड़े हैं वो क्या कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो प्लस आई और माइनस आई से आप समझ सकते हो उसे। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हो प्लस आई अपॉन माइनस आई, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एसिडिटी।
यानी कि प्लस आई अगर ज्यादा होगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी, माइनस आई ज्यादा होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो Cl का माइनस आई इफेक्ट है तो एसिडिटी को बढ़ा देगा, ठीक है ना भाई। और ये अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है COH के, तो यानी कि जितना पास होगा माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्टेंस के साथ साथ कम होती जाती है, जितना क्लोज होगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट डाल लेगी, जितना दूर होगा उतना ही कम इफेक्ट डाल लेगी। तो यहाँ पे देखिए COH सेकंड वाले में अल्फा और बीटा पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट जो है दूर हो गया। अब दूर हो गया तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो हो गया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो है वीक हो जाएगी दूर जाने पे, तो यहाँ पे कम होगा ये। अब यहाँ पे देखिए अल्फा पोजीशन पे यस और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 3 क्लोरीन का जो माइनस इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा भाई। नेक्स्ट वाले में 2 ही क्लोरीन जुड़े हुए हैं, अल्फा भी जुड़े हैं लेकिन 2 जुड़े हुए हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन का माइनस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और माइनस आई इंक्रीज कर देगा एसिडिटी को, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं चीजें बता रहा, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, चीजों का पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ठीक है, एसिडिटी क्या होती है, H पॉजिटिव आयन देता है तो एसिडिक होगा, और कितना ज्यादा होगा कैसे पहचानेंगे हम, पी के वैल्यू। तो अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आपको किसी भी तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आप उसे कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन ऑफ एन एमाइड विद ब्रोमीन एंड एल्कली, ठीक है ना, Br2 ले लेता हूं एंड एल्कली, जैसे आपने KOH NaOH ले लिया, टू फॉर्म प्राइमरी एमीन इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे देखिए एमाइड, और यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप, एमीन। तो एमाइड होता है CONH2, और आपने रिएक्शन कराई किससे, Br2 और प्लस KOH से, और आपने क्या बना लिया, NH2। तो यहाँ से CO जरा गायब होगा, देख लो CO निकल गया यहाँ से। तो ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत आसानी से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इसे, होपमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन या होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। होपमान ब्रोमोमाइड, दूसरे नाम भी हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, होपमान ब्रोमोमाइड या फिर होपमान डिग्रेडेशन भी आप कह सकते हो। तो होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आप Br2 KOH से एमाइड को रिएक्ट कराते हो तो एमाइड से कार्बन मोनोऑक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट की फॉर्म में निकलेगी, K2CO3 की फॉर्म में निकलेगी। पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे अगर हम, तो इसे होपमान ब्रोमोमाइड या होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ आपका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था रिएजेंट्स A एंड B इन द रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये द रिएजेंट्स A एंड B इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ये रिएक्शन देखो CH3COO C2H5, कोई A लिया यहाँ पे और इससे हमने CH3COO, और ये शायद C है, कार्बन है, हाँ ठीक है, कार्बन है, क्या है भाई समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट रुकिए। तो ये कार्बन है यहाँ पे शायद, और इससे CH3 जुड़ा हुआ है, और एक इन्होंने यहाँ पे बी लिया हुआ है, और बी से यहाँ पे देखिए C2H5 की जगह ये यहाँ पे OC2H5 ये पूरा निकला हुआ है, और यहाँ पे इसकी जगह NH2 जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें ए और बी क्या है ना, चलो देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले में दिया हुआ है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, दूसरा वाला है हाइड्रोजीन। भाई ये तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजीन तो है, देखो बी वाले में ना, यहाँ पे NH2 और यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से C2H5OH, C2H5O नेगेटिव, H पॉजिटिव निकल जाए तो हाइड्रोजन बन जाएगा। तो बी वाला तो थोड़ा क्लियर हो रहा। ठीक है, हाइड्रोक्सिलामीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोक्सिलामीन में NH2OH होता है, तो ऑक्सीजन तो नहीं बन रहा, क्योंकि हाइड्रोजन ही बन रहा नीचे भी, ये तो नहीं हो सकता। नीचे भी हाइड्रोक्सिलामीन है, तो ये तो मेरे कैंसिल हो गए भाई, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे केवल, हाइड्रोजन और ये। अब मुझे फर्स्ट वाले से पता चलेगा, यानी कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है। अब देखिए कितने CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, तो टर्सरी में ही हो सकते हैं, और CH3 तो आइसोप्रोपिल तो में तो होते ही नहीं। आइसोप्रोपिल तो ये होता है CH3 CH ग्रुप, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है, अगर OH जोड़ दो तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा, तो ये है वो तो भाई, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो इसलिए आंसर इसका C हो गया फिर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड क्या हो जाता है,
हाइड्रोजन एजाइड भी कहते हैं इसे, N3H, हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म प्राइमरी एमीन। तो आपको बताइए रिएक्शन कौन सी है भाई, ये आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ी हुई है रिएक्शन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की है तो वहां पर रीअरेंजमेंट से यूनिट थी आपकी, फर्स्ट यूनिट थी शायद फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपने वहां पर पढ़ा हुआ था। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की RCOH की हाइड्रोजोनिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4, ठीक है, तो यहाँ से H2O निकाल देगा, यहाँ से H2O निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCON3, RCON3 बनेगा। उसके बाद आपने हीट किया हुआ है ऐसे, तो यहाँ से N2 निकल जाएगी, तो आपको नाइट्रीन मिल जाएगा RCON, इस तरह से नाइट्रीन मिल जाएगा। और ये नाइट्रीन जब रीअरेंज होगा तो ये रीअरेंज होकर आइसोसाइनेट बनाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा जहां तक मुझे याद आ रहा। देखो ये R यहाँ से रीअरेंज होगी, कहां चला गया नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन के साथ R जुड़ा, तो इधर क्या बचा C डबल बॉन्ड O, और फिर डबल बॉन्ड N और इसके साथ R, तो RNCO बचा। देखो RNCO क्या होता है आइसोसाइनेट। और इसके बाद आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोलाइसिस में इधर H2 और इधर O, तो इस तरह से आपको RNH2 मिल जाता है लास्ट में, ठीक है ना, एमीन बन जाती है। तो ये रिएक्शन पूछ रहा है कौन सी है, तो ये रिएक्शन होती है सिमिट रिएक्शन। अच्छा कल्टियस भी पढ़ी थी आपने, बस कल्टियस में इतना है कि आप सोडियम साल्ट लेते हो, उसमें सोडियम एजाइड लेते हो वहां पे, तो वो चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, सिमिट रिएक्शन होगी, याद रख सकते हो आप इसे इजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इथाइल एसीटेट की रिएक्शन कराई हुई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्सिस में, जरा ध्यान देना एक्सिस में रिएक्शन कराई हुई है, तो जरा करके देख लेते हैं। इथाइल एसीटेट क्या हो जाएगा, एसीटेट तो होता है CH3COO, और इससे इथाइल जोड़ दो इधर तो इथाइल एसीटेट हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कराओ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्सिस में करानी। तो फिलहाल हमने ग्रिग्नार्ड लिया, तो ग्रिग्नार्ड में आपको पता है कि कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है, मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ऐसे यहाँ पर कार्बन नेगेटिवली चार्ज होगा और ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये अटैक करेगा CH3 O नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा आपका CH3 और कार्बन से जुड़ा आकर के CH3, इधर हो गया OC2H5, फिर इधर हो गया O नेगेटिव और उसके साथ जुड़ जाएगा Mg पॉजिटिव Br, इस तरह से है ना। इसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा इधर O नेगेटिव साइड H और पॉजिटिव साइड OH, तो यहाँ से भी कर दीजिए HOH। ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद देखो क्या मिला आपको CH3C, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। अब ये जो बना, एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये जेमिनल डायोल है, जेमिनल पोजीशन बोलते हैं जब सेम कार्बन से जुड़े हों। तो और जेमिनल डायल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी करेगा। तो कार्बन स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव निकाल दो, तो आपके पास बचेगा फिर क्या बचेगा CH3 CHO बचेगा। देखो CH3 सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 बचेगा कीटोन। अब आपने कहा कि आपने एक्सिस में रिएक्शन करा रखी ग्रिग्नार्ड की, तो ग्रिग्नार्ड फिर से यूज कर लो, CH3 MgBr, तो CH3 नेगेटिव फिर से अटैक कर देगा कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे चली जाएगी, तो ये बनेगा आपका CH3CO नेगेटिव के साथ जोड़ दो आप MgBr पॉजिटिव, और कार्बन से आपने क्या जोड़ा CH3, फिर इधर CH3, है ना, आपको पता चल गया होगा क्या बनने वाला, जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छे से पता चल गया होगा क्या बनने वाला। इसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस कर दो फिर, तो जब हाइड्रोलाइसिस कर दोगे आप, तो यहाँ से इधर H और इधर OH, तो देखो ये क्या बना, आप टर्सरी अल्कोहल बन गया आपका CH3C CH3OH और CH3, तो ये आपका क्या बना टर्सरी अल्कोहल। तो इसमें देख लीजिए ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ आपका देखो A वाले में, है ना, ये बीच में कार्बन है भाई, इसने थोड़ा सा अटपटा करके दे दिया कभी किसी को कंफ्यूजन हो, बीच में कार्बन है, तो कार्बन के साथ 3 CH3 और एक OH जुड़ा हुआ है, तो इसी वाले में दिया है, बाकी में तो देखो नहीं है, तो A इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं जरा सा रफ कर देता हूँ, एक मिनट, चलो रफ कर देते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए तब तक। HBZ रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर,
HBZ रिएक्शन किसके लिए स्पेसिफिक है, किसके लिए कराते हैं HBZ? तो HBZ किसके लिए कराते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, अभी आपको बताया था मैंने कि एसिड से जब आप रिएक्शन कराते हो HBZ रिएक्शन, HBZ में Br2 यूज करते हो और उसमें क्या निकल जाता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, किससे रिप्लेस हो जाता है? हेलोजन से। तो अल्फा हेलो एसिड बनाते हो आप इससे। तो ये भी हमने बात भी की थी ऊपर। तो इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा आपका आंसर। तो इसमें तो ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, ना कि कार्बन। हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हेलोजन से। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ पैरामिथोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए क्या होता है भाई, ये पैरामिथोक्सी बेंजोइक, बेंजोइक एसिड क्या है? जब बेंजीन से, एक मिनट, हाँ, तो बेंजोइक एसिड क्या है? जब बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होगा और इसके पैरा पे मिथोक्सी ग्रुप यानी कि OCH3 जोड़ दो आप, तो ये पैरामिथोक्सी बेंजोइक एसिड है, ए है ये, है ना, ए मान रखा है इसे। और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड COH, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? NO2। और एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड होगा C, ये ये बी होगा आपका। तो एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि एसिडिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर, डिक्रीज करने वाले, देखो -R और -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिटी का, याद रखना आपको। और +R और +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बस। तो जो नेगेटिव फैक्ट वाले होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखेंगे, वो हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप का -R इफेक्ट है और -I भी है साथ साथ में। जबकि आपको बताएगी -R की जो प्रायोरिटी होती है -I से ज्यादा होती है। लेकिन हमें यहाँ ये चीज देखने की जरूरत तब पड़ेगी जब ऐसा कोई कंपैरिजन करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका -R इफेक्ट है। OCH3 क्योंकि लोन पेयर है, इसके बाद डोनेटिंग ग्रुप है, तो +R इफेक्ट है, डोनर जो होंगे +R इफेक्ट रखेंगे। बेंजोइक एसिड में कोई ना डोनर है ना एक्सेप्टर है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? नाइट्रो वाला भाई, क्योंकि नाइट्रो बढ़ाएगा। अब वो +R वाला तो डिक्रीज कर देगा, तो इसका मतलब इससे ज्यादा एसिडिक तो आपका C वाला है फिर। तो आपका ऑर्डर क्या बन गया? A सबसे ज्यादा एसिडिक है, नहीं सॉरी, बी सबसे ज्यादा एसिडिक है ना। और उससे कम एसिडिक कौन है फिर? A। और सबसे कम एसिडिक कौन है? C। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आपको। तो BAC कहाँ है? देखो BAC तो कहीं भी नहीं दिया हुआ इसने, एक मिनट रुको भाई, BAC हमने सही लिखा ना, पैरानाइट्रो तो बी वाला था, बेंजोइक एसिड, पैरामिथोक्सी बेंजोइक एसिड ए वाला था आपका। अच्छा गलत लिख दिया ना, BCA है ना भाई, इसमें तो +R ग्रुप है ना, हमने गलत वो देख लिया जरा। OCH3 क्या है? +R वाला है, और +R का जो है सबसे कम होगा क्योंकि डिक्रीज कर देगा वो। तो BCA यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई बेंजोइक एसिड को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और बेंजोइक एसिड एसिड है ना। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, और ड्राई डिस्टिलेशन भी कर रहे, फिर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो जरा देखो, इसे थोड़ा ऐसा नहीं कर सकते कि आप ड्राई डिस्टिलेशन भी कर रहे हैं, मैं थोड़ा नॉर्मल लिख समझने के लिए लिख देता हूँ, C6H5 लिख सकते हो आप इसे, COH। तो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपने इसे ट्रीट करा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, इसके 2 मोल यूज होंगे यहाँ पे, C6H5 सॉरी COOH। तो यहाँ पर 2 मोल यूज होंगे इसके। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इस तरह से बाहर निकल जाएगा ऐसे। और जो 2H हैं, ये 2OH के साथ H2O के फॉर्म में। तो क्या क्या निकलेगा यहाँ से? CaCO3 निकलेगा और 2H2O निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या? देखो बचा क्या यहाँ पे? C6H5 और बीच में CO बचा, CO, और फिर नीचे क्या बचा? C6H5। तो कीटोन बचाए और बेंजीन से जुड़े हैं, तो बेंजोफिनोन कहोगे आपसे। बेंजो एक तरफ तो बेंजो और एक तरफ फिनाइल ग्रुप को ओन लगा दो, तो बेंजोफिनोन इसका राइट आंसर है, यानी कि फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये ड्राई डिस्टिलेशन होता है। अगर ड्राई डिस्टिलेशन कहता है आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नॉर्मल रिएक्शन कहता है भाई एसिड साल्ट बना लेगा, कैल्शियम कैल्शियम बेंजोएट बना लेता, बट उसने कहा ड्राई डिस्टिलेशन कराओ, तो डिस्टिलेशन में तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है वहां से, तो फिर ये आपका बेंजोफिनोन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट जरा से रफ कर देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेट ऑफ गिवन रिएक्शन एसिटिक एसिड यील्डेड ए प्रोडक्ट C, है ना, C प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें आपको बताना क्या है वो, जरा देख लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं। COH PCl5 से रिएक्शन कराई, पता है आपको क्या बन जाएगा, CH3Cl न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई, CH3COCl बन जाएगा। और फिर आपने इसकी बेंजीन से रिएक्शन कराई AlCl3 के प्रेजेंस में, तो याद करो जरा बेंजीन की रिएक्शन आपने CH3COCl से कराई, ये ले रखा ए में जो बना, और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की। कौन सी रिएक्शन है भाई, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। और इसमें एसाइल ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, पॉजिटिव होगा, वो बेंजीन से जुड़ जाता है, तो यानी कि जो सी सॉरी बी, पहले बी है, तो जो आपका बी बनेगा वो क्या बन जाएगा, COCH3 आ जाएगा बेंजीन के साथ, यानी कि एसीटोफिनोन बन जाएगा आपका। फिर आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराई, तो जरा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं जरा, है ना, एसीटोफिनोन बना आपका। फिर आपने देखो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराई C2H5 MgBr से, तो C2H5 नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसके बाद आपने हाइड्रोलाइसिस भी कर रखा, तो डायरेक्ट कर दूं, है ना, तो यहाँ पे CH3 और CO नेगेटिव के साथ MgX जुड़ेगा, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा तो O नेगेटिव के साथ H जुड़ जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट H लिख लेते हैं। और इसके बाद इधर C2H5 जुड़ा और इधर बेंजीन है, तो ये बनेगा भाई आपका प्रोडक्ट C। तो देखो जरा कहाँ को दिख रहा है, ये शायद ये है डी वाले में ना, हाँ डी वाले में ही है, तो हाँ ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देख सकते हो आप इसे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट से रख कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कहाँ ज्यादा आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, वो देखना आपको कौन सा कंपाउंड है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं ऐसे भी। तो इसमें देखो एक तो दिया हुआ है CH3COCl, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख के बता दूं आपको, और एक में दिया हुआ है इसमें CH3CONH2, और एक में दिया हुआ है CH3COOCH3। ठीक है, ये तीन तरह के ही हैं शायद, और तो कोई नहीं है। ठीक है, तीन तरह के हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एसिड यहाँ ये पॉजिटिव होता है, कार्बोनिल ग्रुप सब में पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक जब करेगा तो कौन सा जल्दी बाहर निकलेगा, यानी कि Cl निकलेगा, या फिर यहाँ से NH2 निकलेगा, या फिर यहाँ से OCH3 निकलेगा, वो देखना आपको। अच्छा, ये चीज किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी आपकी बेसिसिटी, बेसिसिटी और एक होते हैं लिविंग नेचर। लिविंग का मतलब है जो आसानी से रिलीज कर दे। तो बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी होगी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डोनेटिंग पावर भी ज्यादा है इसकी, तो फिर उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, मैं जरा दूसरे कलर का पेन लेकर समझाता हूँ। जैसा नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो उसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी इधर ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। हेलोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट उसके प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है उसके माइनस आई से। तो बेसिसिटी अब नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, तो इसलिए उसका प्लस आर इफेक्ट क्योंकि ज्यादा है, ठीक है ना। और उससे कम प्लस आर इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी। और हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसकी डोनेटिंग पावर सबसे कम है, यानी कि इसकी विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लिविंग अच्छा कौन होगा, जिसकी बेसिसिटी कम होगी, है ना, याद रखना, जिसकी बेसिसिटी कम होगी वो अच्छा लिविंग होगा, ठीक है ना। तो लिविंग नेचर के लिए, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के रिएक्टिविटी ज्यादा होने के लिए बेसिसिटी तो कम होनी चाहिए और लिविंग नेचर ज्यादा होनी चाहिए, तो जो कि Cl की ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव Cl होगा, और सबसे कम रिएक्टिव नाइट्रोजन वाला, क्योंकि इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये ऑर्डर देख लो जरा, कहाँ दिख रहा, Cl वाला और फिर एस्टर वाला, ये है बी वाले में है, Cl की सबसे ज्यादा है और नाइट्रोजन की सबसे कम है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये यहाँ पे एमाइड लिया हुआ है ना, एमाइड है CH3CONH2, और एमाइड की किसी ए से रिएक्शन करा के से एमीन में चेंज करा इसने, और आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, तो होपमान ब्रोमोमाइड है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो ये तो हमारा क्लियर होगा, और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया भी था कि होपमान ब्रोमाइड में Br2 प्लस KOH को यूज करते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तुरंत याद आ जाना चाहिए हाँ है क्या।
ठीक है, तो ये होपमान ब्रोमाइड से हमने एमीन में चेंज कर लिया। इसके बाद एमीन को हमने कुछ बी से रिएक्शन कराई और उसे OH में चेंज कर लिया। तो देखिए ये रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ। तो HNO2 को ऐसे लिख सकते हो आप, HNO2 को देखो ऐसे, तो यहाँ से क्या निकल जाता है H2O, ठीक है ना। और फिर N2, जब आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हो तो H2O और N2 निकल जाते हैं। अरे सॉरी, ये N2 है ना, N2 ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पे OH बचेगा कार्बन के साथ, तो ये बन गया। तो ये सिंपल हो गया भाई, Br2KOH और HNO2 आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद इथाइल एसीटेट को हाइड्रोजन से ट्रीट कराते हैं। इथाइल एसीटेट क्या है भाई, तो ये हो जाएगा CH3। पीछे भी आई अभी रिएक्शन इसी तरह की, थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उसमें हाइड्रोजन ये लिखा था, देखो हमने आपको याद भी आ जाओगा। तो C2H5OH बाहर निकल जाएगा यहाँ से, अगर हम ट्रीट कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन बन जाएगा, देखो इस तरह से। तो NHNH2 CH3CO NHNH2 देखो कहाँ लिखा हुआ है, CH3CO NHNH2 ए वाले में लिखा हुआ है ना, ए इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने आपको बताया -I या -R इफेक्ट, देखो जहां ज्यादा होगा वहीं ज्यादा होगा, +I होगा तो कम हो जाएगा भाई, ठीक है, +I या +R होगा तो कम हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो ये डिस्टेंस भी देखना आपको, अल्फा बीटा गामा, वो गामा पर फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, लेकिन दूर है। यहाँ पे देखो अल्फा पे जुड़ा है फ्लोरीन, तो बहुत ज्यादा -I इफेक्ट है, तो ज्यादा एसिडिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे आपका बीटा, ये तो अल्फा होगी, बीटा और गामा पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका बीटा पे जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, अल्फा वाले पे जुड़े हुए हैं, दो भी जुड़े हुए हैं तो ज्यादा होगा, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द रोजनमून रिडक्शन द कैटलिस्ट यूज इज। रोजनमून रिएक्शन में पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट यूज किया जाता है। बहुत इजीली रिएक्शन ये आपको बता देता हूँ। इसमें एसिड क्लोराइड को आप पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट ये कैटलिस्ट यूज करते हो, और इस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी थोड़ी, एसिड क्लोराइड भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा कैटालिटिक पॉइजन की क्वांटिटी भी यूज करते हैं सल्फर की, है ना, सल्फर कैटालिटिक पॉइजन की फॉर्म में यूज किया जाता है यहाँ पे। तो इससे आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। तो रोजनमून रिएक्शन जो है ना, वो एल्डिहाइड का सिंथेसिस करने के लिए होती है, एल्डिहाइड बनाने के लिए होती है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि एसिड क्लोराइड एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए ये यहाँ पे आई है रिएक्शन, और एल्डिहाइड बनाते हैं इसलिए एल्डिहाइड की भी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन इजिली। देखो डीकार्बोक्सिलेशन में पूछ रहा है कि आसानी से कौन चला जाएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में आप किससे कराते हो, सबसे पहली चीज तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। तो अगर आप सोडा लाइम से रिएक्शन करा दें एसिड की, या पहले साल्ट में चेंज कर लो एसिड को, एसिड की साल्ट को सोडा लाइम से रिएक्ट करा दो, तो वहां से सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है, यानी कि CO2 निकल जाती है, एक तरह से कह लो एसिड से। तो अब उस ये कह रहा पूछ रहा कि चलो ठीक है निकल जाती है भाई, पता है, ये बताओ कि होता जल्दी किसमें है, जल्दी कौन देगा। तो अलग अलग तरह के एग्जांपल है, देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे एसिड ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे, बीटा पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसके अल्फा पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे है इसके अल्फा पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसके अल्फा पे एमिनो जुड़ा हुआ है। जरा देख लेते हैं अब कैसे क्या करना पड़ेगा हमें इसमें। देखो सोडा लाइम में सबसे पहले आप बेस से रिएक्शन कराते हो और बेस से साल्ट बनाते हो, तो साल्ट वो बनाएगा जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, है ना। सबसे पहले देख लो किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है, सबसे पहले आप यही देख लो किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो NH2 की, तो इसका -I इफेक्ट है भाई, एसिडिटी को बढ़ाएगा अल्फा पोजीशन पे। OH का -I इफेक्ट है, और NH2 से ज्यादा ही होता है OH का, तो ये और ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए ये जो जुड़ा हुआ है इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है CO ग्रुप, है ना, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ये पायरुविक एसिड है, वैसे भी मैं आपको नाम भी बता दूं, ये पायरुविक एसिड है। तो इस तरह से जुड़ा हुआ है इससे। अगर आप थोड़ा सा इसे और सही तरीके से लिखें तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है भाई, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से H पॉजिटिव अगर दे दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ से अगर मैं करूं तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे इसका जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है इसकी डायरेक्ट कार्बन पर अटैक कर रही है, तो कार्बन को अनस्टेबल रखेगी, है ना। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2
और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो इसमें ये अल्फा ये बीटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, मतलब अल्फा पे जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप ऐसे कह लो, यानी कि बीटा ग्रुप है ये वैसे, है ना, जुड़ा हुआ है अल्फा से है। तो कीटो ग्रुप जो है इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। अब इसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो OH या NH2 से ज्यादा होता है, कि ग्रुप का हमेशा ज्यादा होता है एटम से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो अगर इस तरह से देखें हम, तो फिर कीटो ग्रुप का बहुत ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा हो जानी चाहिए। तो ए वाला इसमें आंसर होना चाहिए ना, ए वाला ही होगा, होना क्या चाहिए, ए वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जल्दी H पॉजिटिव देगा, तो रिएक्शन इससे फास्ट होगी, और रिएक्शन फास्ट होगी तो फिर आगे सोडा लाइम से भी रिएक्शन इसी की होगी, क्योंकि जो जल्दी साल्ट बनाएगा वही आगे सोडा लाइम से रिएक्ट करेगा डिकार्बोक्सिलेशन के लिए। नेक्स्ट है द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर एमाइड। अभी पीछे वो क्वेश्चन आया था भाई, मैंने आपको बताया भी था, एसिड हैलाइड की ज्यादा होती है। इसमें एक और आ गया एनहाइड्राइड और आगा, तो देखो एनहाइड्राइड को भी देख लेते हैं। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एनहाइड्राइड हो गया। तो अगर एनहाइड्राइड और एस्टर को कंपेयर करें भाई, एसिड क्लोराइड की तो ज्यादा है ही, क्योंकि एसिड क्लोराइड में क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो माइनस आई ज्यादा है, तो उसकी लिविंग नेचर ज्यादा होती है, अभी बात करी थी हमने थोड़ी देर पहले। और एस्टर की और इसकी बात कर लेते हैं, तो एस्टर में क्या है, जैसे लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में होगा यहाँ, तो ये भी भाई कॉन्जुगेशन में होगा यहाँ, ठीक है ना। लेकिन लेकिन इसके साथ जो दूसरा वाला जुड़ा हुआ है ना, एक टाइम पे जब दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो जब बचा हुआ है उसका इफेक्ट कैसा है, माइनस आई है, तो वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा, तो यह कह लो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को वीक कर रहा हो। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा, तो लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को वीक कर देता है। आपको समझना चाहिए कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर को माइनस आई इफेक्ट क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो वीक हो जाएगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो एस्टर में ऐसा नहीं है कि कोई वीक कर रहा, क्योंकि एस्टर में तो ये केवल कॉन्जुगेशन हो रहा, वीक करने वाला जो आर है ना, ये तो प्लस आई इफेक्ट है, तो और बढ़ा रहा डबल बॉन्ड कैरेक्टर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डोनेट करेगा। ये क्या कर रहा है, सीओ, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा, तो वीक कर रहा डबल बॉन्ड कैरेक्टर को। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो फिर एनहाइड्राइड की ज्यादा होगी, तो एसिड क्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट वाले की, और उसके बाद सेकेंड हो जाएगा। ये सीधा ऑर्डर मिलेगा भाई आपको थर्ड, क्योंकि अमाइड का प्लस आर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीधा ऑर्डर है आप, फर्स्ट की सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले में ही आ रही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन कराइए, एसिटाइलेशन रिएक्शन है एल्सिंदरी की वजह से, फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो इसमें COR ग्रुप जुड़ जाएगा ये बेंजीन से, यानी कि COCH2CH3 जुड़ जाएगा बेंजीन से, है ना। इतना तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, अभी पढ़ा भी थोड़ी देर पहले हमने। और इसके बाद आपका ये क्या है, देखो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। आपको पहचान होनी चाहिए, जितनी आपको रिएजेंट की पहचान होगी, ठीक है ना, उतना ही अच्छा होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो मिथाइलिन ग्रुप में चेंज होता है, यानी कि COCH2 भाई रिडक्शन करा रहे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो CO जो है वो CH2 में चेंज करना बस आपको। तो यहाँ से जो CO है वो CH2 में चेंज करना बस आपको, तो जाएगा CH2 जुड़ जाएगा बेंजीन से। तो देखो कहाँ जुड़ रहा है बेंजीन से, सी वाले में जुड़ रहा है ना, सी वाले में देखो CO जो है ये CH2 में चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया हुआ है इन्होंने, NaBH4, जो कि कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप ये रहे दोनों, रिड्यूस करने के लिए जो रिडक्शन कर देगा, तो रिडक्शन होने के बाद जो CO है वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, तो ये किस में चेंज कर देगा, कार्बोनिल को एल्कोहल में चेंज कर देगा। तो इसमें एल्कोहल वाला मैं देख लो आपका कहाँ हो रहा फिलहाल, एक मिनट रुको। जैसे कि अगर ये से OH में चेंज कर दे, तो फिर इसके बाद ये वाला जो है OH में चेंज हो जाए, एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी आपकी। तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी तो कहीं दी नहीं, अच्छा ठीक है। और इसके बाद एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये आपका डबल बॉन्ड ओ रहे, और ये आपका OH में चेंज हो जाए, और यहाँ OCH3 है ही। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ये नहीं दे रखी इसने, दूसरी दे रखी इसके अपोजिट ये वाली, है ना। और इसमें OH कर दिया इसने OCH3 की जगह।
एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसने कीटो ग्रुप रखा है यहाँ पे। हाँ रुको एक मिनट। तो आप पहले इस वाले में चेंज कीजिए इसे, है ना, बी वाले में, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ तक कर देगा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस भी तो करा है ना। तो हाइड्रोलाइसिस में जब आप कराओगे तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, इधर एच और इधर ओ एच, तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो एसिड बना है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड जो बना आपका ये, तो यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है वापिस, कैसे करेगा कि ये जो ओ नेगेटिव है ये अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका ओ एच, और यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच निकल जाएगा, और फिर इसे आप जोड़ दो। आप कैसे जोड़ोगे इसे, तो कितने, देखो यहाँ से ये कार्बन 1 2 3 4 और 5, तो 5 और एक ऑक्सीजन 6, तो 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 5 कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। देखो मैंने यहाँ से जोड़ना, मुझे यहाँ से जोड़ना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, तो ये रिंग बन गई, देखो यहाँ पे ऐसे। और इस रिंग में कौन कौन आए, एक कार्बन ये आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, 5 कार्बन आ गए। तो इस ऑक्सीजन से देखो इधर से, चलो इसे ऐसे करेंगे, नंबर दे दो। जैसे डेल्टा है ना, तो डेल्टा वाला कार्बन कौन सा है, तो मान लो डेल्टा वाला कार्बन आपका ओ वाला, जो डेल्टा वाला कार्बन है, तो वो ये मान लो आप, ये डेल्टा वाला कार्बन है। अब इससे एक और जुड़ा हुआ है इधर, ऐसे, ठीक है। फिर और फिर इससे आगे चलो आप दूसरी साइड, ये किससे जुड़ा, ओ किससे जुड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ से, तो इधर सी डबल बॉन्ड ओ कर दो। फिर उससे आगे चलो, सी डबल बॉन्ड ओ से अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा वाला, और ये आपका गामा वाला है, फिर डेल्टा वाला, तो देखो ये वाला बन गया आपका, फिर सी बनेगा भाई इसमें, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है। आपने क्योंकि हीट भी तो कर दिया ना, अगर आप हीट ना करते हैं ना, तो फिर हमारा बी वाला बनता, बी वाला राइट आंसर था। लेकिन अगर आप हीट कर दोगे तो फिर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, बस इसमें इतना ही फर्क है, अगर हीट ना करते तो बस बी था, क्योंकि आपने हीट कर दिया तो सी होगा, इसलिए सी हुआ इसका आंसर। थोड़ा लॉजिकल दे दिया है ना, हीट का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ, टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द बेस स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप इन द एसिड डेरिवेटिव में, लिविंग ग्रुप की बेस स्ट्रेंथ को पहचानना आपको, तो किसकी ज्यादा होगी, तो हम इसे डिस्कस कर चुके, कई बार डिस्कस कर चुके, है ना। तो सबसे ज्यादा बेस स्ट्रेंथ किसकी होती है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, बेसिसिटी ज्यादा किसकी होती है ना, ये हमने बात कर ली थी। तो सबसे ज्यादा अमाइड की होती है, क्योंकि अमाइड, और लिविंग नेचर सबसे ज्यादा एलाइड की होती है, सीएल की। तो ये तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा, तो बेस यहाँ पे अमाइड तो नहीं है, इसके बाद एस्टर की होती थी, देखो यहाँ दे रखा और यहाँ दे रखा, उसके बाद किसकी होती है, एनहाइड्राइड की सबसे कम होती थी, क्लोराइड की, क्योंकि क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी ना, तो बेसिसिटी सबसे कम थी, तो सबसे कम बेसिसिटी यही दे रखी सी वाले में, और तो कहीं नहीं, तो इसका आंसर सी हो गया। ऐसे देख लो बस, आराम से निकल जाएगा। भाई ये दे रखी इसने लिविंग नेचर, है ना, तो तुम देखना, मतलब लिविंग नेचर वाले में सीएल ज्यादा है ना, तो इसने बेस स्ट्रेंथ पूछी, जरा इस वर्ड पर ध्यान देना। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए आप हाइड्रोलाइसिस की, जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिड क्लोराइड का, तो वो कहाँ जल्दी होगा, सारे एसिड क्लोराइड हैं, और हमें पता है एसिड क्लोराइड अच्छा लिविंग भी होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसने अब उसमें कुछ चेंज कर दिए, जैसे एक तो नॉर्मल बेंजीन से जोड़ रखा COCl, एक ले रखा इसने NO2 जोड़ दिया पैरा पे, है ना। तो आपको ये देखना कि पैरा पे -I+I+R -R इफेक्ट जब होगा, तो वो क्या इफेक्ट डालेगा हाइड्रोलाइसिस पे, यानी कि हमें तो बॉन्ड ब्रेक करना, तो बॉन्ड को वीक कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है, अगर बॉन्ड वीक होगा तो हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा भाई, इसका सिंपल है। तो आपको देखना कि बॉन्ड को वीक कौन कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है ना, सबसे जल्दी कहाँ होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, कार्बोनिल ग्रुप है, जरा रुको एक मिनट, देखो सी डबल बॉन्ड और CL है, आपको देखना ये बॉन्ड वीक कहाँ हो रहा,
अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये कोशिश करेगा इसके इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि इसे बाहर निकाला जा सके, कोशिश करेगा ये, है ना। तो आपको ये देखना कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कौन कर रहा है, तो भाई कम कौन करेगा, माइनस आई या माइनस आर इफेक्ट वाला ही तो कम कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस आर वाला तो बढ़ा देगा। और लो दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिनट रुको। देखो जैसे यहाँ पे ये है लोन पेयर, और इसे भी दिखाओ जरा नीचे वाले को भी। तो ये नाइट्रोजन है आपका NO2, ठीक है, आपको पता होगा सबको ये। तो देखो ये कॉन्जुगेशन कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो भाई तो इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। और अगर कोई प्लस वाला जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लो इसमें क्या लेगा, OCH3 लिया हुआ है, तो प्लस वाला तो डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ा देगा, तो उसको कमी कब होगी फिर, तो फिर वो क्यों आसानी से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखनी, तो नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा बढ़ाएगा और OCH3 सबसे कम करेगा। तो ये देख लो OCH3 का सबसे कम कहाँ है, ये NO2 का सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इसमें NO2 का सबसे ज्यादा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, और OCH3 का कम यहाँ दिया हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे। अब है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट गिव्स CO2। पोटेशियम सक्सिनेट, सक्सिनेट क्या होता है, सक्सिनिक एसिड क्या होता है, COH CH2 CH CH2 CH हो जाता है ना। तो यहाँ K जोड़ दो तो पोटेशियम सक्सिनेट हो गया। अगर आप इसका डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो यहाँ से एल्कीन बनती है ना, यहाँ से क्या बन जाती है, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो सिंपल था, एल्कीन बन जाएगी C2H4। C2H4 कहाँ लिखा हुआ है, ये ठीक है ना, इसमें तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन की चीज नहीं है। ये एनोड और कैथोड पे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहां पे एल्कीन बन जाती है कुछ इस तरह से, यहाँ से इस तरह से CO2 बाहर निकल जाते हैं। और पोटेशियम जो है वो, क्योंकि आप एक्वा सॉल्यूशन में कराओगे तो पोटेशियम जो K है जो OH के साथ निकल जाते हैं, तो KOH निकलेगा वहां से, और इससे CO2 भी निकलेगा वहां से, भाई CO2 नहीं दिखाया उसने लेकिन, तो निकलेगा, और इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई कंपाउंड ABCD। आपको कंपाउंड ABCD फाइंड आउट करना है। PCl5, एक मिनट, PCl5 प्लस SO2 से A प्लस B बना। अब रिएक्शन कर लीजिए पहले PCl5 और प्लस SO2 की। तो देखो SO2 की अगर PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो थायोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है SOCl2 और POCl3, है ना। भाई ये ऑक्सीजन दे देगा से, तो POCl3 बन जाएगा और प्लस SOCl2 बन जाएगा। भाई आपको पता है PCl5 के दो ऑक्सीजन, दो क्लोरीन ही वीक होते हैं, क्योंकि PCl5 में तीन तो जो क्लोरीन होते हैं वो तो होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और दो क्लोरीन जो होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, और उनकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, पढ़ा होगा आपने। तो बॉन्ड लेंथ वीक है, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वीक होगा। और जब भी से हीट करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा हीट करने पे PCl3 और प्लस Cl2 निकल जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, जो Cl2 निकलेगा ना तो वो SOCl2 बना लेगा, और जो सल्फर से ऑक्सीजन निकला वो POCl3 बना लेगा। तो चलो ये तो हमें क्लियर होगा कि A तो आपका SOCl2 है और B आपका POCl3 है। तो इसमें भी दिया हुआ है ऐसे A और B, और यहाँ पे बी में HCl दिया हुआ है, तो यानी कि ए आंसर हो गया, तो यहीं से पता चल रहा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। तो आपका जो ए होगा वो क्या होगा, SOCl2 होगा, और जब आप CH3COCH के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3COCl बना देगा, और प्लस वहां से SOCl2 SO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दो कार्बन अगर आपने C वाले जो बनाए CH3COCl वो दो ले लो आप, CH3COCl के दो मोल ले लो, तो डाई मिथाइल कैडमियम में CH3 नेगेटिव होगा और कैडमियम पॉजिटिव होगा। तो CH3 नेगेटिव जब अटैक करेगा कार्बन पे तो Cl बाहर निकल जाएगा, तो CH3COCH3 बन जाएगा। तो आपका डी कीटोन है, लो ये बन रहा डी कीटोन, ठीक हो गया सारा, ठीक है, सिंपल है, यही है ए वाला। तो ए वाला ही इसका राइट आंसर है। चलिए ठीक है भाई, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 24, और इसके बाद
वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, बाकी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे, काफी लंबी हो जाएगी वरना वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। देखिए इसमें एसिड की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 से कराई गई है, ठीक है। और तो ये रिएक्शन कौन सी है, देखिए ये रिएक्शन हो गई आपकी HBZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन काफी हैं। तो जैसा आपने अभी होपमान ब्रोमाइड में रिएजेंट, आप होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन में जो आप रिएजेंट यूज करते हो तो उसमें आप Br2 और KOH यूज करते हो, है ना, जो कि एमाइड को एमीन में चेंज कर देता है। और ऐसी एसिड में अगर आप रिएजेंट यूज करते हो रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन, तो ये क्या करता है, ये अल्फा हेलो एसिड बनाता है, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा वो अल्फा हेलो एसिड बनेगा। तो क्योंकि हेलोजन में Br है तो अल्फा ब्रोमो एसिड बन जाएगा। तो अल्फा ब्रोमो एसिड कहाँ कहाँ बना है वो देख लीजिए। देखिए फर्स्ट वाले में अल्फा पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड वाले में तो अल्फा पे नहीं जुड़ा हुआ, CO के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, कैंसिल। फिर सी वाले में ये अल्फा बीटा पे जुड़ा हुआ है तो ये भी कैंसिल, क्योंकि अल्फा हेलो एसिड बनते हैं इससे। और डी वाले में देखेंगे तो अल्फा पोजीशन पे ही दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमने इसमें कोई एक्सिस में रिएक्शन तो नहीं कराई, तो चलो फिर भी एक बार कंसीडर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हमारा इतना हो गया। इसके बाद हमने एल्कोहलिक केवेज की एक्सिस में रिएक्शन कराई है। अब एल्कोहलिक केवेज जो होता है, अगर उसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो वो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो हमने दो तरह के क्वेश्चन देखे थे। ए वाले में हमारा एक तो है ये CH3CHBr और यहाँ पे हो गया COOH। अगर मैं यहाँ से एल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराऊं तो एल्कोहलिक केवेज बेस की तरह काम करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिमूव कर देगा ऐसे। तो ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के थ्रू एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। तो आपका इसमें यही बना हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें भी निकाल लेंगे, अगर आप इसमें भी निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको CH2 डबल बॉन्ड CBr COH तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। आप देखने की बात क्या है, तो देखने की चीज वही है, जैसे तो दोनों ही आ रहे आपके। बाद में हाइड्रोलाइसिस भी हुआ है, ठीक है, वो तो होगा ही, इसमें एसिड के साथ रिएक्शन तो होगी इसमें, क्योंकि H पॉजिटिव तभी निकलेगा। तो लेकिन देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, तो इसमें हमने देखो एक्सिस में यूज नहीं किया है होफमान ब्रोमाइड में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसमें। अगर आप एक्सिस में यूज करते तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता आपका, अगर एक्सिस में आप यूज करते, ठीक है ना। थोड़ा वो देखने वाली चीजें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी एक्सपेक्टेड टू डाई कार्बोक्सिलेट व्हेन हीटेड। पूछ रहा इनमें से कौन, अगर हम डी कार्बोक्सिलेट करते हैं यानी कि CO2 निकालते हैं तो इनमें से कौन सा बनेगा। तो अगर CO2 निकालते हैं तो इनमें से कौन सा बनेगा, एक मिनट रुक जाइए। आप देखें यहाँ पे COH है, डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम से कराते हैं, तो COH है, यहाँ से CO2 अगर निकल जाएगा तो आपका CH3CO डबल बॉन्ड HN के एल्डिहाइड बन जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ से तो CO2 निकलेगा ही नहीं, और यहाँ से भी CO2 नहीं निकलेगा, यहाँ से भी CO2 नहीं निकलेगा। तो बस इसमें तो सिंपल है भाई, एसिड का ही तो डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो आप, इसमें ज्यादा सोचने वाली चीजें थी नहीं। क्योंकि आप ना इसका कर सकते, इसमें कोई एसिड ग्रुप नहीं है, इसमें कोई एसिड ग्रुप नहीं है, देखो इसमें CH डबल बॉन्ड CH2COH का रखा है ना, और इसमें कोई एसिड ग्रुप नहीं है, तो एसिड ग्रुप केवल इसमें है COOH। तो एसिड का ही डीकार्बोक्सिलेशन किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर भी किया करें, है ना, अपने जिन्हें भी आप जानते हो, ठीक है ना, ग्रेजुएशन से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो, या फिर चैनल का नाम बता सकते हो, मैंने आपको पहले बताया कैम KNA के नाम से सर्च कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा, इसमें बहुत यूजफुल आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।